तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में हमारे YouTube चैनल पर पीसीएम बाय गोविंद सर पर। तो जहाँ तक हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था उसके आगे ही हम आज यहाँ से जो है टॉपिक स्टार्ट करने चल रहे हैं। हमने पिछली कक्षा में जो है वृक्क तक पढ़ लिया था, यानी कि किडनी जो है उसकी क्रियाविधि पढ़ ली थी। आज हम पढ़ने चले हैं नेफ्रॉन की क्रियाविधि। तो मैंने पिछली कक्षा में यहाँ पे जो है छोड़ा था इसकी संरचना बताकर, आज हम इसकी क्रियाविधि समझेंगे और इसके आगे जो है टॉपिक है उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो आपको पिछली वीडियो कैसी लगी? अगर आपको पिछली वीडियो में कोई डाउट रहा होगा तो प्लीज पिछली वीडियो पहले देख के तब इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने यहाँ तक जो है वो पढ़ाया हुआ है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आपको हो सकता है कि कुछ इसमें कुछ टर्म जो है समझ में ना आए। ठीक है, तो आप पिछली वीडियो देख के यहाँ पे आइए, तो जो कि ये आपको अच्छे समझ में आएगा। तो चलते हैं आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ये होता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की संरचना थी। नेफ्रॉन पाया कहाँ जाता है, होता क्या है, ये मैंने सारा पिछली वीडियो में बताया हुआ है, जिससे कि आप लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं और उसको आसानी से समझ सकते हैं। तो ये था बोमेन संपुट, ये समीपस्थ कुंडलित नलिका थी, ये हेनले लूप था, ये दूरस्थ कुंडलित नलिका थी, संग्राहक नलिका, और ये केशिका गुच्छ। तो होता क्या है इसकी क्रियाविधि में, वृक्क की जो धमनी शाखा है वो यहाँ पर आकर बोमेन संपुट के आकर अंदर आकर क्या बनाती है, केशिका गुच्छ बना लेती है, और इस पे दबाव पड़ता है तो केशिका गुच्छ से जो रक्त है वो छनकर किसमें चला आता है, बोमेन संपुट में चला आता है। तो बोमेन संपुट में जो रक्त आता है छना हुआ, उसमें ग्लूकोज होता है, कार्बनिक यौगिक होते हैं, और कुछ अपशिष्ट पदार्थ होता है, और कुछ जो है वो जो क्या कहते हैं उसको यूजफुल जो पदार्थ होता है वो भी होता है। तो दोनों पदार्थ जो है छनकर कहाँ चले जाते हैं, बोमेन संपुट में चले जाते हैं। बोमेन संपुट से ये पदार्थ जो है वो आगे बढ़ते हैं, जो रक्त जो है आगे बढ़ता है समीपस्थ कुंडलित नलिका से होता है, ये हेनले लूप में आता है। आप देखेंगे साथ ही साथ ये जो है ये एक रक्त जो एक वाहिनी है, ये भी इसके साथ पूरे हेनले लूप के साथ ऐसे ही लिपटी हुई संरचना में है। क्या होता है कि जैसे जैसे रक्त आगे बढ़ता है, रक्त का निस्यंदन होता है। निस्यंदन यानी कि रक्त को छाना जाता है, यानी कि रक्त से जो शुद्ध पदार्थ है उसको अलग किया जाता है, और जो शुद्ध पदार्थ है उसको इसमें क्या नाम है, हेनले लूप में छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे ये रक्त ऐसे आगे बढ़ रहा है, वो रक्त क्या होता है, छन रहा है, छनकर जो रक्त है वो इसमें इकट्ठा होता है, और जो अवशिष्ट पदार्थ है वो इस जो वाहिनी द्वारा है इसके द्वारा आगे बढ़ता रहता है। यहां से रक्त चलता चलता जब यहां तक पहुंच जाता है तो रक्त जो है पूरी तरह से छान दिया जाता है, और रक्त को वृक्क की धमनी शाखा द्वारा आगे बढ़ा दिया जाता है, और जो भी अवशिष्ट पदार्थ है इस रास्ते रक्त आता है। यहां तक पहुंचते पहुंचते आपका संपूर्ण रक्त जो है वो छन जाएगा, और उसके बाद जो अपशिष्ट पदार्थ है वो कहाँ इकट्ठा हो जाएगा, वही संग्राहक नलिका में आपका इकट्ठा हो जाएगा। यानी कि आपका रक्त का क्या हो गया, निस्यंदन हो गया, या फिर इसे कहते हैं अपोहन हो गया। अपोहन एक शब्द है जिसका अर्थ होता है रक्त को छानना, यानी कि जो नेफ्रॉन होता है वो क्या करता है, वो रक्त को छानने का ही कार्य करता है। बोमेन संपुट से में केशिका गुच्छ द्वारा रक्त को बोमेन संपुट में पहुंचाया जाता है। उसके बाद ये नलिका में आगे बढ़ता हुआ छनना शुरू करता है, और रक्त छनते छनते कहाँ पहुंचता है, संग्राहक नलिका में पहुंच जाता है। क्या, अपशिष्ट पदार्थ, और जो छना हुआ रक्त है वो इस शाखा द्वारा आगे बढ़ा दिया जाता है। तो ये है नेफ्रॉन की क्रियाविधि। पिछली कक्षा में हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था हमने किडनी के बारे में, यानी कि वृक्क के बारे में, और वृक्क के अंदर ही पाए जाते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है वो क्रियात्मक इकाई है किसकी, उत्सर्जन तंत्र की। तो हमने आज यहाँ पे नेफ्रॉन भी देख लिया है। यदि आपको इसमें कोई डाउट होगा तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं इसको फिर से जो है आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया आज का जो था पहला टॉपिक नेफ्रॉन, जिसको हमने पिछली कक्षा में छोड़ा था। आगे चलते हैं नए टॉपिक की तरफ। अभी जो हम ये पढ़ रहे हैं ये जंतुओं को पढ़ रहे हैं, पादप का नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अभी इसके बाद हम जंतुओं में श्वसन, उत्सर्जन, पादप, जनन, उत्सर्जन, वृद्धि सब पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं किसका, जंतुओं को पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो है आपका उत्सर्जन तंत्र हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो है रक्त जो संचरण होता है कैसे होता है, हृदय की क्रियाविधि क्या है। कुल मिला के आज जो है हम इस टॉपिक में हृदय पढ़ने वाले। ठीक है, मानव हृदय पढ़ेंगे। मानव हृदय किस में आता है, मानव हृदय जो आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये आपका परीक्षण पूछा था, सचित्र वर्णन कीजिए।
ठीक है, तो पहले हम हृदय बना लेते हैं। ये हो गया आपका, ऐसे आप हृदय आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, हृदय की कुछ आपकी संरचना इस प्रकार की है। ठीक है, हृदय में कितने कक्षक होते हैं? हृदय में आपको 4 कक्षक देखने को मिलेंगे, ए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। हृदय में जो है आपको 4 कक्षक देखने के लिए मिलेंगे। चारों कक्षक के नाम क्या होते हैं? अगर हम इस प्रकार खड़े हैं तो ये हमारा दायां हिस्सा है और ये हमारा बायां हिस्सा है, तो हृदय का भी जो हिस्सा है इसे कहते हैं दायां और इसे कहते हैं बायां। तो ये जो होता है ऊपर वाले दोनों कक्षक को हम क्या कहते हैं? उसको ऊपर वाले दोनों कक्षक को हम कहते हैं आलिंद। क्या कहते हैं? आलिंद। और नीचे वाले दोनों कक्षों को कहते हैं निलय कहते हैं। क्या कहते हैं? निलय। तो ये क्योंकि दायां हिस्सा है इसलिए कहेंगे दायां आलिंद, और ये दायां निलय। ये हो जाएगा आपका बायां आलिंद, इसे कहेंगे बायां निलय। ठीक है, दायां आलिंद, दायां निलय, और बायां आलिंद और बायां निलय। ठीक, तो ये जो आपको संरचना दे रही है इसे हम कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं कपाट। इन्हें हम कहते हैं कपाट। ये जो है इन्हें कहते हैं त्रिवलनीय कपाट। त्रिवलनीय कपाट। और इन दोनों कहते हैं द्विवलनीय कपाट। क्या कहते हैं? त्रिवलनीय कपाट। ये है पश्चिमाशिरा और ये है अग्रमाशिरा। ये आपको कहते हैं फुफ्फुशिरा, और ये आपका कहलाता है फुफ्फुस धमनी। ठीक है, तो ये आपकी हृदय की इसकी जो हृदय की बाहरी संरचना होती है, यानी जो बाहरी दीवार होती है, उन्हें एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम कहा जाता है। ठीक है, एपिकार्डियम, ये बाहरी सबसे संरचना को, बीच को कहते हैं मायोकार्डियम, और ये अंतिम वाले कहते हैं एंडोकार्डियम। जहां कहीं भी आपको कार्डियम शब्द लिखा मिल जाए, इसका मतलब वो क्या है? वो हृदय से संबंधित ही कोई टर्म है। ठीक है, तो ये हृदय की जो है वो संरचना हो गई और हृदय के जो भाग है वो हो गए। ठीक, आज इनकी क्रियाविधि समझेंगे। हृदय जो है वो कार्य क्या करता है? तो हृदय का जो कार्य है, हृदय का जो महत्वपूर्ण कार्य है, उसका कार्य है रक्त को पंप करना, यानी कि रक्त को फोर्सफुली हमारे शरीर में पहुंचाना। ठीक है, और क्या करना? हमारे शरीर में के साथ साथ कहां पहुंचाना? फेफड़ों के पास भी पहुंचाना। कल यदि आपने पिछली वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने फेफड़े जो है उसकी क्रियाविधि बताई थी कि क्या होता है, क्या वायुकोश क्या होता है, क्या कोशिकाएं होती हैं, श्वास नली से कैसे आता है, रक्त में ऑक्सीजन कैसे मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे अलग होता है। तो आपको पिछली वीडियो देखना ही पड़ेगा, तभी आपको इसकी क्रियाविधि समझ में आने वाली है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। तो दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय, बायां निलय। सर्वप्रथम क्या होता है? जो पश्चिमाशिरा है और जो अग्रमाशिरा है, इसके द्वारा पश्चिमाशिरा के द्वारा जो शरीर का निचला अंग है उससे रक्त खींचकर, और अग्रमहाशिरा द्वारा शरीर का जो हमारा इससे ऊपर का हिस्सा है उससे रक्त खींचकर कहाँ लाया जाता है? दाएं आलिंद में लाया जाता है, और यहाँ पे आपका जो रक्त है पहुंचता है। ठीक है, यहाँ पे आपका रक्त पहुंच गया। सबसे पहले कहाँ रक्त पहुंचता है? सबसे पहले दाएं आलिंद में रक्त पहुंचता है, और वो रक्त कैसा है? वो रक्त है अशुद्ध। अशुद्ध किसे कहते हैं? अशुद्ध रक्त, यानी कि अशुद्ध रक्त, या फिर क्या कहेंगे उसे? रक्त प्लस CO2,
जिस रक्त में CO2 मिली होती है उसे हम अशुद्ध रक्त कहते हैं। तो सर्वप्रथम रक्त कहाँ पहुंचता है? सर्वप्रथम रक्त पहुंचता है दाएं आलिंद में, फिर द्विवल्नी कपाट से होता हुआ वो कहाँ आता है? दाएं निलय में। इस हिस्से में आके भर जाता है। कैसा रक्त है? अशुद्ध रक्त, यानी कि रक्त जिसके साथ CO2 मिली है, यहाँ भर जाता है। और ये निचला हिस्सा ही जो है वो रक्त को पंप करने का कार्य करता है। जब ये रक्त को पंप करता है, जब ये रक्त को पंप करता है तो रक्त कहाँ जाता है? रक्त पंप करता है तो दबाव कारण ये त्रिवल्नी कपाट बन जाते हैं। और इस रास्ते से, यहाँ पर पीछे एक रास्ता होता है, इस हृदय के पीछे से, वो इस रास्ते से होता हुआ ये रास्ता यहाँ से आके सीधा जुड़ता है आपका। और ये रास्ता कहाँ जाता है? ये रास्ता आपका सीधे जाता है कहाँ? फेफड़ों के पास जाता है। किसके पास जाता है? ये रास्ता आपका सीधे कहाँ जाता है? ये रास्ता आपका जाता है फेफड़ों के पास। फेफड़ों के पास जाता है, फेफड़े के पास जाएगा। और रक्त फेफड़े के पास जा क्यों रहा है? रक्त फेफड़ों के पास जा रहा है ऑक्सीजन ग्रहण करने। पिछली कक्षा में मैंने बताया कि जो रक्त है, रक्त वाहिनियां जो है वो CO2 वायुकोश को दे देती हैं और ऑक्सीजन वायुकोश से ले लेती हैं। तो यहाँ वही कार्य हो रहा है। ये जो रक्त दाएं निलय से फेफड़ों के पास पहुंचाया जा रहा है, ये वहां पे क्या करेगा? ये वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देगा और ऑक्सीजन गैस को ले लेगा। यानी कि अब जो आएगा रक्त वो कैसा होगा? वो आपका होगा ऑक्सीजन युक्त रक्त। ठीक है, ऑक्सीजन युक्त जो रक्त है वो फेफड़ों के द्वारा निकाला जाएगा। ठीक, तो फेफड़ों से जो रक्त है किसके द्वारा जाता है? फुफ्फुस धमनी। आपने पढ़ा होगा कि धमनी और शिराएं, धमनी में शुद्ध रक्त बहता है और शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। किंतु यहाँ उल्टा सिस्टम है। यहाँ क्या है? जो फुफ्फुस धमनी होती है उसमें अशुद्ध रक्त बहता है। कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है। और जो फुफ्फुस शिरा है इसमें शुद्ध बहता है। यानी कि जो फुफ्फुस धमनी है वो कौन सा रक्त लेके गई है? वो अभी हमने देखा कि यहाँ से अशुद्ध रक्त लेके फेफड़ों के पास गई है। अब जो रक्त शुद्ध होके आ रहा है वो किस रास्ते आएगा? वो इस रास्ते आएगा, यानी कि वो फुफ्फुस शिरा के रास्ते आएगा। तो फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है लेकिन फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त बहता है। आप याद करिएगा, इंपॉर्टेंट है। या आपके जो 1 से 20 नंबर के जो बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं उसमें जरूर पूछा जाता है क्वेश्चन कि फुफ्फुस धमनी में किस प्रकार रक्त बहता है, फुफ्फुस शिरा में किस प्रकार रक्त बहता है। तो आप क्या बताएंगे कि फुफ्फुस धमनी में तो अशुद्ध बहता है किंतु फुफ्फुस शिरा में शुद्ध बहता है। तो ये फेफड़ों वाला जो रक्त है ये कहाँ आया है? यही फेफड़ों से जो ऑक्सीजन मिला रक्त है वो कहाँ आया है? वो आया है रक्त प्लस CO2। जिस रक्त में क्या मिली है? ऑक्सीजन मिली है। वो कहाँ आता है? वो आता है बाएं आलिंद में। ये दायां आलिंद था, ये कैसा आलिंद है? बाएं आलिंद। बाएं आलिंद में आके क्या होता है? भर जाता है। बाएं आलिंद में आके भर जाता है। और बाएं आलिंद में जो भरता है उसके बाद इस रास्ते से वो कहाँ आता है? बाएं निलय में आता है। और बाएं जब निलय में आता है तो ये कपाट क्या होते हैं? ये कपाट पुनः बंद हो जाते हैं। यानी कि द्विवल्नी कपाट क्या होते हैं? द्विवल्नी कपाट जो है वो बंद हो जाते हैं। और इस हृदय के निलय का कार्य क्या है? रक्त को पंप करना। जैसे ये इस तरह पंप करता है इस रास्ते से होता हुआ, जैसे इस प्रकार से यहाँ रास्ता खुलता था उसी प्रकार से यहाँ से भी रास्ता इस जगह पर खुलता है। और ये क्या होता है? इसे कहते हैं दैहिक महाधमनी। इसका नाम है दैहिक महाधमनी। इसे कहते हैं दैहिक महाधमनी। तो जो रक्त है वो दैहिक महाधमनी द्वारा जो है पूरे शरीर में पहुंचा दिया जाता है और पुनः यही प्रक्रिया जो है वो चलती रहती है। तो ये थी हृदय का सचित्र वर्णन और उसकी जो है पूरी क्रियाविधि। ठीक है, तो एक बार फिर से जो है रिपीट कर देता हूँ पूरा आपके लिए। ये है मानव हृदय। मानव हृदय में कितने कक्षक? 4 कक्षक। कौन कौन से? 2 आलिंद और 2 निलय। दाएं हिस्से को दायां आलिंद दायां निलय, बाएं हिस्से को बायां बायां निलय कहते हैं। क्रियाविधि क्या है? इसकी संरचना और क्या क्या है? इसमें एक पश्च महाशिरा पाई जाती है, एक अग्र महाशिरा पाई जाती है जो कि रक्त को शरीर से खींचने का कार्य करती है। इसमें एक फुफ्फुस धमनी पाई जाती है, फुफ्फुस धमनी पाई जाती है और फुफ्फुस शिरा पाई जाती है जो कि रक्त को फेफड़ों तक पहुंचाने और रक्त को फेफड़ों से ले आने का कार्य करते हैं। एक दैहिक महाधमनी पाई जाती है जो कि रक्त को पूरे शरीर तक पहुंचाती है। ठीक है, तो क्रियाविधि क्या है कि सर्वप्रथम जो है अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा जो है द्वारा जो है अशुद्ध रक्त यानी कि रक्त प्लस CO2 को कहाँ लाया जाता है? दाएं आलिंद में लाया जाता है। दाएं आलिंद के बाद वो कहा जाता है इन कपाट, इस त्रिवल्नी कपाट के रास्ते से होते हुए दाएं निलय में जाता है और ये कपाट बंद हो जाते हैं। ये रक्त हृदय को पंप, जो ये हृदय रक्त को पंप करता है। ये रक्त यहां से होता हुआ कहाँ जाता है? फेफड़ों के पास जाता है। फेफड़ों के पास क्यों जाता है? जिससे कि ये जो CO2 थी इसका अवशोषण हो सके और इसमें ऑक्सीजन को मिलाया जा सके। पिछली कक्षा में मैंने बताया था, ठीक है, कि कैसे क्या होता है, तो उसको आप देख लीजिएगा। तो फेफड़ों से
फेफड़ों में जो है वो CO2 जो है अवशोषित कर ली जाती है और O2 जो है यानी कि ऑक्सीजन जो गैस है वो रक्त में मिला ली जाती है। तो उसके बाद वही रक्त यानी कि रक्त प्लस O2 जो है वो यहाँ किस द्वारा, फुफ्फुस शिरा द्वारा कहाँ आता है, बाएं आलिंद में आता है और बाएं आलिंद से वो इस रास्ते बाएं जिले में आता है। फिर रक्त को पंप किया जाता है और ये रक्त क्या होता है, ये रक्त इस रास्ते से यानी कि देहित वाहित नली से होते हुए कहा जाता है पूरे शरीर में चला जाता है। तो यह मानव हृदय और उसकी क्रियाविधि। मैं आशा करता हूं कि आपको ये अच्छे समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं आपको सरलता के साथ सब कुछ एक एक जो पॉइंट है वो बता सकूं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में आता ही आता है, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिए एक बार कि आपको ऐसे कोई टर्म जो ना समझ में आया हो, वैसे सब कुछ समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो कमेंट में आप जरूर लिखिएगा, ठीक है। मैं आपके कमेंट के देखता हूँ और उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा, उसका आपको सोल्यूशन दूंगा, ठीक। तो आप इसको एक बार देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। मानव हृदय बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इसको आप जरूर करके जाइएगा पेपर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है एग्जाम में और आएगा भी, ठीक है। तो ये था आपका मानव हृदय। इसके बाद हम देख लेते हैं क्या होता है दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं। पहले हम पढ़ लेते हैं रक्त। रक्त क्या होता है आज हम पढ़ लेंगे रक्त। अभी हमने मानव हृदय पढ़ा, मानव हृदय क्या कर रहा था, रक्त को शुद्ध करने का कार्य करता है। लेकिन रक्त है क्या, अगर आपको ये रक्त पूछे रक्त क्या है, रक्त एक क्या है, तरल संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, ठीक। ये हो गई रक्त की परिभाषा। रक्त क्या है, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। और रक्त के कितने भाग हैं, रक्त के 2 भाग हैं। अगर हम इसको देखें, रक्त के 2 भाग हैं, एक का नाम है क्या, प्लाज्मा, और एक का नाम है क्या, रुधिर कणिका। क्या नाम है, रुधिर कणिकाएं। तो रक्त के 2 भाग हैं, रक्त को 2 भागों में बांटा जाता है, प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं। ये रक्त का तरल भाग होता है, ये रक्त का तरल भाग होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, 90% जल होता है और 10% कार्बनिक यौगिक होते हैं, ठीक है। इसमें प्लाज्मा में, तो प्लाज्मा जो है ये कैसा होता है, ये हरे पीले रंग का, ये हरे पीले रंग का होता है। क्या क्या होता है, 90% जल 10% कार्बनिक और हरे पीले रंग का जो होता है क्या होता है, प्लाज्मा होता है। फिर होता है रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की, पहले कहते हैं लाल रुधिर कणिका, लाल रुधिर कणिकाएं जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स। दूसरा है आपका श्वेत रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं जिन्हें कहते हैं WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स। और तीसरे प्रकार की जो कणिकाएं उन्हें कहते हैं हम प्लेटलेट्स। क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स कहते हैं, ठीक। तो ये आपके 3 प्रकार की जो है रुधिर कणिकाएं हैं। तो रक्त क्या है, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, रक्त को 2 भागों में बांटा जाता है। रक्त का एक तरल भाग होता है, एक कणिका युक्त भाग होता है। तो जो तरल भाग होता है वो क्या होता है, वो प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में 90% जल पाया जाता है, 10% कार्बनिक यौगिक पाया जाता है और किस रंग का होता है, ये हरे पीले रंग का होता है। दूसरा भाग है रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की, पहला लाल रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाओं को RBC भी कहते हैं। ये क्या होती है, रेड ब्लड सेल, इनको RBC कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स होता है। दूसरा है श्वेत रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं यानी कि WBC को क्या कहते हैं, WBC को कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। अभी हम उनका कार्य पढ़ेंगे क्या क्या है, ठीक है। तो ये तो प्लाज्मा हो गया, आपने पढ़ लिया।
और ये क्या है, रुधिर कणिकाएं। अब हम पढ़ेंगे रुधिर कणिकाएं क्या क्या है, ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि रक्त के कितने भाग, रक्त के 2 भाग और उसकी परिभाषा क्या है, ठीक। आगे चलते हैं रुधिर कणिकाओं की तरफ। देखते हैं कि रुधिर कणिकाएं जो 3 प्रकार की हैं, इनका कार्य क्या क्या है, ठीक है। तो पहले हम पढ़ते हैं लाल रुधिर कणिकाएं। सबसे पहला है लाल रुधिर कणिकाएं। लाल रुधिर कणिकाएं यानी कि आरबीसी, आरबीसी, ठीक है। लाल रुधिर कणिकाएं आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। इनका जो नाम है रेड ब्लड सेल्स क्यों पढ़ा है, क्योंकि ये लाल रंग की होती है, लाल रंग की गोल आकृति की जो कणिकाएं होती हैं, ठीक है, तस्त्रिनुमा आकृति होती है इनकी, तो इनका नाम आरबीसी है। इनमें क्या पाया जाता है, इनमें क्या पाया जाता है, इनमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक। हमने अभी पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जो रक्त है उसमें ऑक्सीजन मिलती है, रक्त में ऑक्सीजन मिलती है, लेकिन रक्त में ऑक्सीजन मिलती कैसे है, ये जो आपको हीमोग्लोबिन दिख रहा है, यही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया करके, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ठीक। ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन ही रक्त जो है ऑक्सीजन का क्या करता है, ऑक्सीजन का संचरण करता है। क्या करता है, ऑक्सीजन का संचरण करता है, किसमें, रक्त में। तो लाल रुधिर कणिका के अंदर क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन किससे क्रिया करता है, ऑक्सीजन से क्रिया करता है, और ऑक्सीजन को अपने साथ ग्रहण करके उसको रक्त में उसका क्या करता है, उसका संचरण करता है, ठीक। दूसरा हो गया इनका जो इनका जो आयु काल है वो कितना होता है, इनका आयु काल 120 दिन होता है, ठीक। तीसरा, इन्हीं के कारण क्या है, इन्हीं कारण रक्त क्या होता है, किस रंग का होता है, लाल रंग का होता है। तो ये हो गया आपका लाल रुधिर कणिकाएं। लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं तस्त्रिनुमा आकृति में होती हैं, इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो कि O2 का संचरण करता है, किसमें, रक्त में। इनका आयु काल होता है 120 दिन और इन्हीं के कारण रक्त का रंग लाल होता है। तो ये हो गई आपकी लाल रुधिर कणिकाएं। दूसरी रुधिर कणिकाओं पर चलते हैं। दूसरी रुधिर कणिकाएं जो है वो आपकी श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं। श्वेत रुधिर कणिकाओं का कार्य क्या होता है, तो दूसरा है श्वेत रुधिर कणिकाएं यानी कि WBC, व्हाइट ब्लड सेल। श्वेत रुधिर कणिकाओं का क्या है, श्वेत रुधिर कणिकाएं श्वेत रंग की होती है। इनका रंग क्या होता है, रंग श्वेत होता है, पहला पॉइंट। दूसरा, ये क्या करती है, ये सुरक्षा करती है, ये शरीर की सुरक्षा करती है, शरीर की सुरक्षा करती है, जिससे कि क्या, किससे, रोगों से, शरीर की सुरक्षा करती है रोगों से। कौन, श्वेत रुधिर कणिकाएं। श्वेत रुधिर कणिकाएं जो है वो शरीर की रोगों से रक्षा करती हैं, जिससे कि हमारा शरीर जो है वो रोग मुक्त रहे। इसे हमारे शरीर का सुरक्षा गार्ड भी कहा जाता है। सुरक्षा गार्ड यानी कि अगर व्हाइट ब्लड सेल्स किसी के शरीर में कम है तो उसको रोग जो है वो आसानी से घेर लेते हैं, किंतु अगर व्हाइट ब्लड सेल्स की संख्या शरीर में अधिक मात्रा में रहेगी तो हमारा शरीर जो है वो विषाणुओं या जीवाणुओं की जो रोग है, जिनसे फैलने वाले रोग है, उनसे आसानी से क्या पाता है, बच पाता है, ठीक। तीसरा क्या होता है, तीसरा है कि इसे क्या कहता है, इसे सुरक्षा गार्ड कहा जाता है या सुरक्षा प्रहरी, सुरक्षा प्रहरी इसका शरीर का सुरक्षा प्रहरी कहा जाता है। तो ये इसके 3 पॉइंट क्या है, इनका रंग श्वेत होता है, ये शरीर की रोगों की सुरक्षा करती है, इन्हें शरीर का सुरक्षा प्रहरी भी कहते हैं। तो ये आपका हो गया व्हाइट ब्लड सेल्स। तीसरा है आपका प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स देख लेते हैं।
आपने भी सुना होगा अपने आसपास की, इनकी प्लेटलेट्स कम हो गई, उनकी प्लेटलेट्स कम हो गई, तो प्लेटलेट जो हमारी संख्या में है उनकी जो संख्या है वो 1.5 से 3 लाख के बीच होनी चाहिए। ठीक है, प्लेटलेट जो रक्त में पाया जाता है, प्लेटलेट्स 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 क्या है? प्लेटलेट्स भी क्या करता है, ये हमारा रक्त का थक्का जमाने में सहायता करता है, जैसे यदि आपकी कोई चोट लग गई या कहीं कट गया तो जो आपका रक्त बहता है, कुछ समय आपने देखा होगा उस पर पपड़ी नुमा लाल बुरी पपड़ी जो है वो जम जाती है, वही क्या है, उसी कहते हैं रक्त का थक्का जमना। अगर आपके शरीर में प्लेटलेट्स जो है उनकी संख्या कम हो जाएगी और रक्त का थक्का जमेगा नहीं, जिससे कि रक्त का स्राव चलता रहेगा और आपके शरीर का जो रक्त है वो बहता रहेगा और शरीर में क्या हो जाएगी, रक्त की कमी हो जाएगी। ठीक है, इसलिए प्लेटलेट्स क्या करता है, रक्त का थक्का जमाने की में क्या करता है, सहायता करता है, यही इसका मेन जो है वो कार्य है। दूसरा, इनकी संख्या 1.5 से लाख से कितना लाख होती है, 3 लाख तक होनी चाहिए। अगर ये 1.5 लाख से कम है तो शरीर में यानी कि जो है आपके शरीर में प्लेटलेट्स की कमी है, जिससे कि आपको रोग हो सकता है। डेंगू रोग जो होता है वो क्या करता है, डेंगू रोग में जो उसका जो विषाणु है वो क्या करता है, प्लेटलेट्स पर ही आक्रमण करता है और उनको धीरे धीरे खत्म करना शुरू कर देता है। इसलिए आपने सुना होगा कि डेंगू रोग में जो है वो प्लेटलेट्स क्या होती है, बहुत तेजी के साथ गिरती है, जिसका कि हमको उपाय करना पड़ता है। अगर ये तेजी के साथ गिरनी शुरू हो जाती है, ये अगर ये शरीर से खत्म होनी शुरू हो जाती हैं तो फिर आपका शरीर, आप इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। इतना घातक है डेंगू रोग, की प्लेटलेट्स को इतनी तेजी के साथ खत्म करता है। ठीक है, तो बच्चों ये हमने क्या पढ़ा, हमने आज 2 चीज पढ़ी। हमने पढ़ा एक रक्त, हमने आज पढ़ा नेफ्रॉन की क्रियाविधि पढ़ी। दूसरा हमने मानव हृदय पढ़ा, मानव हृदय का चित्र देखा, उसकी क्रियाविधि देखी। तीसरा हमने पढ़ा रक्त देखा, रक्त कहते किसे हैं और रक्त कितने भाग होते हैं। तो ये 3 पॉइंट जो थे आज हमने कवर किए। इसमें अगर आपको कोई भी ऐसा टॉपिक है जो ना समझ में आओ या आपको ऐसा लगा कि ये मुझे इसमें कुछ डाउट है, तो आप कमेंट में लिख के हमको जरूर बताइएगा। और बाकी इसके आगे जो है वो जनन टॉपिक बचता है, उसके बाद हम पादपों का शुरू करेंगे कि पादप में जनन, उत्सर्जन और वृद्धि ये सब कैसे होता है। अभी हम जो पढ़ रहे हैं, अभी ये पढ़ रहे हैं जंतुओं का, इसके बाद हम किसका शुरू करेंगे, इसके बाद हम शुरू करेंगे पादपों का। तो बच्चों अगर आपको कोई भी परेशानी हो, समझने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और पिछली वीडियो देख कर आए, जिससे कि आपको अगली वीडियो अच्छे से समझ में आए। इसकी अगले वीडियो में हम लोग जनन पढ़ेंगे। ठीक, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा, जिससे उनको भी अगर इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाए। ठीक है, तो ये रहा आज का रक्त का। अगले में हम पढ़ने वाले हैं, अगले में क्या पढ़ने वाले हैं, अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जनन। मैं बता देता हूँ आपको पहले से ही। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं, अगले में हम पढ़ेंगे जनन, जनन जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे, वो कंप्लीट करेंगे। तो अगली क्लास में जरूर जुड़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने देखा होगा कि नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र का जो है उसका सचित्र वर्णन जो है पेपरों में पूछा गया है, गत वर्ष भी पूछा गया था। ठीक है, तो इस टॉपिक को कवर करना बहुत ही आवश्यक है। तो ये जो हमारी सीरीज चल रही है रैपिड सीरीज, इसमें आप जरूर जुड़िए, आपको बहुत ही फायदा होगा आपके बोर्ड की परीक्षा में नंबर प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको समय से नोटिफिकेशन मिल सके कि जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलेगा और जो पुरानी है उसको भी आप देख पाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत।